अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर, जिसका नाम है वेव्स। ये चैप्टर फार्मूलाज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर कुछ एंड पे फार्मूलाज आते हैं और कुछ जिसमें बेसिक जो सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें जो मैं बताऊंगा, बस आप लोगों ने वो याद रखना है। वो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से, और ये चैप्टर इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सीधी सीधी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। जिसने इस चैप्टर को रीड किया होगा उसके लिए तो बड़ी आसानी होगी, वो इस चैप्टर के MCQs कर सकता है। लेकिन जिसने इसको रीड नहीं किया होगा फिर उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक दफ़ा इस चैप्टर को रीड भी कर लो, और जो मैं इस वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर जो जो मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो नोट कर लेना। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है वेव्स। वेव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? वेव्स आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस क्रिएटिंग इन अ मीडियम। डिस्टर्बेंस इन मीडियम होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स। ठीक है। उसके बाद वेव्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी। ये क्वेश्चन आता है एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, तो वेव्स, अगर नीचे ऑप्शन हो वेव्स तो वेव्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी। सही है। अच्छा, ये तो हो गया वेव्स की डिस्कशन। चैप्टर शुरू होता है वेव से। हमने इसके अंदर वेव्स की टाइप्स पढ़नी है। पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती है, फिर साउंड वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम चाहिए होता है फ्लो करने। ये बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी हैं क्योंकि इससे भी MCQs आ जाता है। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं दैट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, और इनमें मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर, एंटी टेस्ट के अंदर, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स। ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये हैं मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल, और ये तीनों की तीनों ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी। इनका क्या नाम है? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में MW लिख रहा हूँ। फिर आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके लिए तो आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, भी हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ बताता हूँ। जैसे रेडियो वेव्स, हीट वेव्स, लाइट रेस। रेडियो वेव्स, रेडियो एक ही लिख देता हूँ, बाकी आपको पता ही होंगी। रेडियो वेव्स ये कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। सही है। अच्छा, फिर आती है पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स कौन सी होती है? पीरियोडिक वेव्स वो होती हैं जो किसी पीरियड के लिहाज से रिपीट करते हैं। पीरियोडिक वेव्स आर दोज वेव्स विच आर रिपीटेड इन अ रेगुलर इंटरवल। जैसे अगर मैं साइन फंक्शन की वेव देखूं, ये एक साइन फंक्शन की वेव है ऐसे करके। अब ये देखो, ये यहाँ आने के बाद जब यहाँ पे आई है, यहाँ से अगर इसको अलग उस पर स्प्लिट कर दूँ, दो उसमें स्प्लिट कर, तो ये और ये सेम नहीं है। तो ऐसी वेव्स, ये वेव है समझो, जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर एन इंटरवल। अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं तब भी, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लूँ तब भी वही वेव्स होगी। तो ऐसी वेव्स जो अपनी आपको रिपीट करें एक ख़ास इंटरवल के बाद, उनको कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। और जिस इंटरवल पे रिपीट करें, जिस इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करें, उस इंटरवल को हम कहते हैं पीरियड। वो उसका पीरियड होता है। और वेवलेंथ क्या होती है? इन इंटरवल, टाइम इंटरवल इक्वल टू द पीरियड। अ पार्टिकल इन द वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ। मैं अब एक, जिसने ये एक मतलब इसके बाद दोबारा रिपीट करेगी, तो ये एक वेव जिस टाइम के अंदर होएगी उसको हम कहते हैं पीरियड। और इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं, मतलब अगर डिस्टेंस कितना, और वेवलेंथ होती है इस ट्रफ से लेकर
इसके की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। अब जो ऊपर को होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं ट्रफ। अब वेवलेंथ क्रस्ट से क्रस्ट भी हो सकती है, ट्रफ से ट्रफ भी हो सकती है, लेकिन ये याद रखना कि अगर इससे लें या इससे लें आएगी सेम। वेवलेंथ कांस्टेंट होती है एक उसकी वेव की, जो पीरियोडिक हो उसकी वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है। सही है। फिर इसी क्या नाम है वेवलेंथ और इनकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ना एक फार्मूला है जो आप बड़ा मशहूर फार्मूला है, v=f लैम्डा। ये काफ़ी जगह अप्लाई हो जाता है अगर हमने वेलोसिटी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो या वेवलेंथ निकालनी हो। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी वो थी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स ट्रैवल करेगा। अगर ये 1 सेकंड के अंदर इतनी करता है तो ये कितनी होएगी? 1.5 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अगर ये आ जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं, जैसे वो कहता है कि इफ़ a wave does 4.5 cycles in 0.5 second, what is its frequency? आपने क्या करना है, आपने ऐसे इसको दो इस तरह लिख लेना, 0.5 सेकेंड इक्वल्स टू 0.5 साइकिल। अब हमने इधर 1 बनाना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड की होती है। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको 1/2 लिखूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 सेकेंड के अंदर हो जाएगी 9। तो इसकी वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 9 हर्ट्ज़ या फिर 9 साइकिल्स पर सेकेंड। इसको यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे साइकिल है, तो इसको मैं जाके डिवाइड करूँगा तो साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड भी इसका यूनिट है, हर्ट्ज़ भी इसका यूनिट है, तो कोई भी आ सकता है। और ये भी आ सकता है, एक में लिखा हो 9 हर्ट्ज़ और एक ऑप्शन में लिखा हो 9 साइकिल्स पर सेकंड, और एक में लिखा हो बोथ ए एंड बी, और आखिरी में लिखा हो इसी तरह कोई और 9 के साथ ना, तो आप लोगों ने बोथ ए एंड बी करना है। लेकिन अगर ऐसा यूनिट में पूछे तो हर्ट्ज़ है इसका। सही है। फिर होती हैं दो तरह की, जब हम बात करते हैं ना इनकी पीरियोडिक वेव्स की, तो दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, और अब ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव या पार्टिकल मूव करते हैं। मतलब अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ वेव मतलब वेव की डायरेक्शन मूवमेंट की इस तरफ है, तो जो ट्रांसवर्स वेव की वो होएगी ना वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वो इसके परपेंडिकुलर होएगी, ऐसे जाएंगी उसी साइड पे, लेकिन उनकी मोशन परपेंडिकुलर होगा उसके। और अगर हम बात करें कंप्रेशनल वेव्स की, तो वो इसके उलट होती हैं, वो पैरेलल, तो अगर इधर ही जा रहा है तो वो इसी तरह होएंगी, इस तरह एक किसी तरफ पे करीब होएंगी और किसी तरफ पे दूर होएंगी, ऐसे फिर करीब हो जाएंगी। जहाँ पे दूर होएंगी वो होएगी रेयरफेक्शन, जहाँ पे करीब होएंगी वो होएंगी कंप्रेशन। ठीक है। अब जहाँ पे वो करीब होएंगी वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, जहाँ पे वो दूर होएंगी वहाँ पे वेलोसिटी कम होएगी। सही है। अब इसके अंदर कुछ डिस्कशन आती है इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़, उसका पहले मतलब क्या है पहले वो बताता हूँ। अब ये एक वेव है, अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, अब जब ये एक वेव कंप्लीट होएगी दोबारा ये पॉइंट रिपीट होगा अगली वेव के अंदर यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में इन फेज़ होंगे। अब ये हमें पता कैसे चलेगा इन फेज़? ये हमें पता चलता है उनके डिफरेंस से, उनके फेज़ डिफरेंस से। अगर तो फेज़ डिफरेंस हमारे पास हो पाई, मतलब वेवलेंथ के इक्वल, या मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इसके इक्वल हो फेज़ डिफरेंस, तो वो होती हैं इन फेज़। इन फेज़ का मतलब है या तो अगर 1 हुआ तो वो अगली उसके अंदर होएगी अगर ये थी, और अगर 2 हुआ तो वो उससे भी अगली के अंदर होएगी यहाँ पे, इस तरह करके। और अगर डिफरेंस हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई n+1/2 इसके इक्वल हुआ,
तो वो होंगी आउट ऑफ फेज़। अब यही बात पूरे चैप्टर के अंदर रिवॉल्व करनी है, इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़। सही है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है, मतलब एक दफ़ा पता चल जाए तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी आगे। अच्छा, अब वेव की प्रॉपर्टी क्या है? वेव कैन ट्रांसफ़र बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, मीडियम अगर उसके पास हो, मीडियम हो तो वो मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर सकती है और एनर्जी भी, लेकिन अगर मीडियम ना हो तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मोमेंटम नहीं करती। ठीक है, फिर आती है बारी साउंड वेव्स की, और साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आता है कि व्हेन वी साउंड वेव्स कैन बी हर्ड अक्रॉस अ बिल्डिंग बट वी कैन नॉट सी, नहीं ये इस तरह आता है कि अगर कोई ट्रक बिल्डिंग की तरफ आ रहा है और वो हॉर्न देता है तो हमें बिल्डिंग से आगे जाके मतलब टर्न लेके उसकी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आएगा। क्यों? तो इसका आंसर ये है कि साउंड वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से डिफ्रैक्शन करते हैं। तो उसके आंसर के अंदर हमने लिखना है कि दे कैन ईजीली बी डिफ्रैक्टेड। और लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो डिफ्रैक्शन नहीं कर सकती। डिफ्रैक्शन होती क्या है? द बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल। अब जब वो उसकी साउंड वेव्स बिल्डिंग से टकराएगी तो वो उसको टच होकर बेंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको वो सुनाई दे देगी। लेकिन जब लाइट रेज उसके साथ टकराएगी तो वो बेंड नहीं होगी, वो अब या तो अब्जॉर्ब कर लेगा या इधर उधर कहीं और कर देगा, लेकिन वो बेंड नहीं करेगा उसको। तो ये फ़र्क होता है साउंड वेव्स और लाइट रेज के अंदर। अब साउंड वेव प्रोड्यूस होने की 3 कंडीशन है। एक तो वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, फिर मीडियम होना चाहिए उसके लिए, और चौथा कोई लिसनर होना चाहिए जो उस साउंड को सुन सके या डिटेक्ट कर सके, कोई डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ये होती हैं साउंड की प्रॉपर्टीज़। फिर साउंड, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मैंने भी पढ़ाई थी, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। फिर इसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम में कितनी होती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी तो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर साउंड वेव, अब डिफरेंट मीडियम के अंदर इसकी स्पीड डिफरेंट होती है। एयर के अंदर ये साउंड से एस इन एयर, साउंड की स्पीड एयर के अंदर होती है 340 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। ये वाली वेलोसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस बल्कि। अब जब 0 डिग्री होएगी तब ये हो जाएगी 332। इस तरह ये वेरिएशन इसमें आती रहती है टेम्परेचर के साथ। और फिर साउंड की स्पीड वाटर के अंदर होती है 1500 अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स या 4 टाइम्स कर लो। फिर स्टील, या अगर हम लें सॉलिड के अंदर, स्टील वैसे मैं बता रहा हूँ, स्टील के अंदर इसकी होती है 5000। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड। उसकी रीज़न क्या है? उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये मैंने बोला ना डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल है, जब साउंड वेव अगले पार्टिकल को जितना जल्दी डिस्टर्ब करेगा, जितना जल्दी अगले को करता रहेगा, उतनी जल्दी ये आगे प्रोपोगेट करेगा। अब क्योंकि स्टील या सॉलिड के अंदर बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होने की वजह से वो आसानी से अगले को ट्रांसफ़र कर देगा एनर्जी और मोमेंटम और अपनी साउंड, जिसकी वजह से उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब साउंड वेव्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देता है? साउंड वेव रिफ्लेक्शन भी करता है, रिफ्लेक्शन। फिर साउंड वेव रेयरफेक्शन भी करता है, रिफ्रैक्शन भी करता है, सॉरी रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी करता है, इंटरफेरेंस भी करता है। कौन सी चीज़ नहीं करता जो कि लाइट रेज करती है? लाइट रेज करती है पोलराइजेशन, जो कि साउंड वेव्स नहीं कर सकता। पोलराइजेशन नहीं करता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। साउंड वेव्स कैन नॉट डू पोलराइजेशन, या पोलराइजेशन कैन नॉट बी हेल्ड इन साउंड वेव्स, इस तरह का।
फिर ये जो हमने अभी वेलोसिटी निकाली है ना 340 या मैंने बताई है, ये निकली कैसे थी, इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सबसे पहले किया था उसने न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन उसमें उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वो 340 जितनी नहीं थी। जब हमने चेक किया उसकी 340 है, लेकिन जो उसने कैलकुलेट की थी उसने करी थी 381, जो कि इससे काफ़ी कम थी, जिसके अंदर 281, जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, जिसको दोबारा से सही करते हुए दूसरे क्या नाम है साइंटिस्ट ने नहीं निकाली थी, लैप्लेस ने दोबारा से कैलकुलेट की थी, उसके अंदर एक फैक्टर मिसिंग था। वो सारा मैं बताता हूँ क्या क्या मिसिंग था, क्यों उसके अंदर एरर आया, कितने % एरर आया, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है। अच्छा, अब अगर हमने किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड निकाली है तो उसके लिए फार्मूला होता है बल्क मॉड्यूलस ओवर इलास्टिसिटी, इस तरह इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय फाई। ठीक है, अब ये इलास्टिसिटी यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता क्या चला था कि वेलोसिटी हमारे पास आती है 381 मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन ने ये हमें कैसे प्रूव कराई थी, न्यूटन ने ये प्रूव कराई थी आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हुए। आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल का क्या मतलब है, उसने जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के निकाली थी, लेकिन हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रख भी दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ साउंड की स्पीड में वेरिएशन आ रही है। इस वजह से ये ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके अंदर एरर आ गया। एरर कितना आया, एरर आया 16%। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 332, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जो मैंने बताई थी 340 वो थी 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये उसने की कैलकुलेटिंग थियोरेटिकल वैल्यू। इसमें एरर आ गया, जिसके बाद लैप्लेस ने दोबारा से की, लेकिन इस दफ़ा उसने जो कंडीशन ली उसने आइसोथर्मल नहीं ली, इस दफ़ा उसने कंडीशन ली एडियाबैटिक। एडियाबैटिक उसने कंडीशन ले ली। एडियाबैटिक का क्या मतलब है कि अब्रप्ट चेंज। इसके अंदर फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। फार्मूला के अंदर नया चेंज क्या आया, अब इसके अंदर ये आ गया, ये इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ये है तो गामा, लेकिन ये होता है रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट प्रेशर देन स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी रेशो होती है, और एयर के लिए ये रेशो होती है 1.42। ये याद रखनी है इसकी वैल्यू। 16% भी याद रखना है, 332 भी याद रखना है, 281 भी याद रखना है। फिर इसके बाद उसने वैल्यू तो निकाली 332, जो कि इक्वल थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। अच्छा, फिर इससे हमें पता क्या चला इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज़ करेगी। क्यों, कांस्टेंट कभी भी नहीं रहेगी, साउंड वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ। लेकिन इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्रेशर चेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेलोसिटी पे, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितना होगा, टेम्परेचर ऐसे होगा V प्राइम इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 T डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के अंदर जितना इंक्रीज़ आएगा वो हम इधर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.61 एक वो पूछता है 1 डिग्री पे कितना इंक्रीज़ करेगी, तो वो 0.61 इंक्रीज़ करती है। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तक अप्लाइड है। 10 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा का इंक्रीज़ आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये इसकी शॉर्ट कमिंग है। फिर वेलोसिटी डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, वेलोसिटी, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और डिपेंड किस किस पे करती है, इन्वर्स रिलेशन है इसका उसके साथ डेंसिटी के साथ। फिर डायरेक्ट रिलेशन है इसका अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ। और ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने फार्मूला बता दिया V नॉट। ठीक है,
फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है? When two or more waves reach a point of medium simultaneously, अगर दो या दो से ज़्यादा रेज एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो उनके अंदर तीन फिनोमिनाज होते हैं, या तो इंटरफेरेंस होगी, या बीट्स होगी, या वो स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी। अब ये तीन चीज़ें कब होती हैं, इनकी कंडीशन क्या है? इंटरफेरेंस कब होएगी, बीट्स कब होएगी, या स्टेशनरी वेव कब होएगी? इंटरफेरेंस तब होएगी जब दो जो वेव्स सुपरपोजिशन कर रही हैं, मतलब मिल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी ये मैं थोड़ा डिफरेंस के साथ लिखूँगा। इंटरफेरेंस बीट और आखिरी है स्टेशनरी। इंटरफेरेंस तब होएगी जब सेम फ्रीक्वेंसी, बीट तब होएगी जब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होगा, डिफ़र करेंगी जब, और स्टेशनरी में भी सेम फ्रीक्वेंसी होएगी। इंटरफेरेंस के अंदर अगर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सेम एम्पलीट्यूड हो जाए, एम्पलीट्यूड हो गया तो वो भी स्टेशनरी वेव बन जाएंगी। लेकिन स्टेशनरी वेव की कंडीशन क्या है? एक तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। इंटरफेरेंस में क्या होता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकती हैं, सेम डायरेक्शन में भी कर सकती हैं, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। एम्पलीट्यूड सेम होगा और अपोजिट होगा तो वो स्टेशनरी बन जाएगा। एम्पलीट्यूड सेम होगा और सेम डायरेक्शन में होगा तो वो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर देगा, तब लेकिन इंटरफेरेंस ही होएगी। अब इंटरफेरेंस की बात करते हैं। इंटरफेरेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक तो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि वो सेम सोर्स से निकल रही हों। फ्रीक्वेंसी हमेशा तभी सेम होती है जब वो किसी एक ही सोर्स से निकल रही हो, लेकिन ये हम कर सकते हैं उस सोर्स को डिम या ब्राइट कर दें, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो जाए। इंटरफेरेंस के लिए हमें एक सोर्स लेनी पड़ती है। अब ये कैसे हम करेंगे? एक सोर्स के लिए फिर हमें एक स्लिट लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर दो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, वरना एक सोर्स से हम एक ही वेव प्रोड्यूस करा सकते हैं, दो नहीं करा सकते। अब इसकी कंडीशन क्या है? एक तो ये कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का क्या मतलब है? इन फेज़। फिर सेम मीडियम होगा। मीडियम चेंज होगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, सॉरी मीडियम चेंज होगा तो उनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीडियम की वजह से चेंज नहीं होती। सेम डायरेक्शन, आइडेंटिकल वेव्स, और सोर्स शुड बी क्लोज। अच्छा, फिर बात आती है, दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब दो वेव्स, एक ये और एक और आ रही है, ऐसे आ रही है, या फिर ऐसे ही रही है, लेकिन उसका जो फेज़ है वो थोड़ा फेज़ डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस होता है n मल्टीपल ऑफ पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो पहले हमने पढ़ा था इन फेज़ वाला। अगर वो होगा तब इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? वो ऐड अप हो जाती हैं और एक बड़ा प्रोड्यूस कर देती हैं, बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि उनका जो फेज़ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ n पाई हो जाता है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ n पाई होता है वो एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देती हैं, काटना शुरू कर देती हैं। सही है। फिर एक इसके अंदर बड़ी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है? क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो एक थोड़ा नीचे होता है एक ऊपर, जिसकी वजह से निचले वाला फिर ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, कंबाइंड इफेक्ट बना आता है। और जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं उसके अंदर क्रस्ट ट्रफ के साथ आता है। मतलब अगर मैं शो करना चाहूँ, ऐसे एक क्रस्ट है और साथ में दूसरी वेव का नीचे से क्रस्ट आ रहा है, ऐसे ये ऊपर जा रहा है और ये फिर नीचे आ रहा है, उल्टा, मतलब ये फिर एक दूसरे को हल्का हल्का कैंसिल करने लग जाते हैं। लेकिन अगर ये सेम हो जाए, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, तो ये एक दूसरे को पक्का कैंसिल कर देंगी, जो कि सुपरपोजिशन के अंदर होता है। फिर मैं कुछ बताने लगा था, स्पीड ऑफ साउंड
in hydrogen is 4 times more than speed of sound in oxygen. इसका एक फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने निकालनी हो तो वो ऐसे रेशो में है, वेलोसिटी और v2 हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास आएगा, यहाँ पे जो नीचे वाला होगा, मतलब अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करना हो तो इधर ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा और इधर आएगा हाइड्रोजन का मोलर मास, जो हम इससे कंपेयर, अगर मैंने इस तरह मैं डालूँ इसके अंदर, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 16, तो ये सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ये मैं अगर ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर होता है, तो 32/2 ये आएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4, इस तरह होता है। तो बस आपने ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर। सही हो गया। उसके बाद बीट्स कब होती हैं? बीट्स तब होती हैं जब हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन बीट्स प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन है कि जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हो वो 10 या 10 से कम हो, इक्वल और ग्रेटर देन 10 डिफरेंस। अब डिफरेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब फिर दो अगर वेव्स आ रही हैं ऐसे करके, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, तो वो फिर एक कंबाइंड इफेक्ट बनाएंगी, लेकिन तब बनाएंगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 का डिफरेंस हो और कम से कम 0 तक का हो सकता है। और ये प्रोड्यूस ही तब होती हैं जब फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस आता है। और हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी गिवन और पूछे कि इसकी बीट किस फ्रीक्वेंसी की होएगी, तो हम उन दोनों फ्रीक्वेंसी को बस माइनस करेंगे और बीट की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये बड़ा आसान सा इसका क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन है, इफ़ ट्यूनिंग फॉर्क हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 32, फ्रीक्वेंसी है 32 और वो कहता है कि वो 3/4 सेकेंड्स के अंदर कितनी वो कंप्लीट करता है, साइकिल्स करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 सेकेंड इक्वल टू 32। इसको अब सेकेंड को हमने 3/4 बनाना है, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी कराएंगे। 32 8 और 3 8 आर 24, तो 24 साइकिल्स करेगा। तो इस तरह के सवाल इस तरह सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद आती हैं स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स के अंदर आते हैं कुछ फार्मूलाज जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। पहले तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं मैंने बताया था, जब सेम फ्रीक्वेंसी होगी और सेम वेवलेंथ होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक ये आ रही है, अब अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और सेम वेवलेंथ के साथ ऐसे जाएगी, ऐसे। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, जिस तरह ये पॉइंट है जिस पे ये 0 पे पोजीशन पे आ रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहा है ऐसे, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। सॉरी इसको हम कहते हैं एंटी नोड और इसको हम कहते हैं नोड। सही है। अब इसके अंदर दोनों होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है। जिस पॉइंट पे एंटी नोड बन रहा होता है उस पॉइंट पे होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस पॉइंट पे नोड बन रहा होता है उस पे होती हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होती है वहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होती है वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। सही है। फिर कहते हैं एनर्जी, और इनमें एनर्जी भी स्टोर रहती है। ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एंटी नोड एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन इज़ होली पोटेंशियल, और जो नोड्स होते हैं उसके अंदर सारी की सारी होती है काइनेटिक्स। ठीक है। फिर इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि नोड से नोड, यहाँ पे भी नोड है, जहाँ पे 0 होगा हमेशा वहाँ पे नोड होगा, ये भी नोड है। और लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे अगर मीट कर रहा है तो ये भी नोड है। नोड से नोड का डिस्टेंस होता है π/2 और एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस होता है π/2, और एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस या इस तरह डिस्टेंस ये होता है π/4 के इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है।
तो एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम एट एंटी नोड एंड मिनिमम एट नोड। सही है। फिर इसके अंदर ना कुछ होती हैं हार्मोनिक्स और फ्रीक्वेंसीज़, हमने उसकी फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी होती है, ये क्योंकि क्वांटाइज्ड होती हैं इसके अंदर। तो फिर इसके अंदर ना हम दो तरह की पढ़ते हैं। अगर हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करनी है और एक तरफ से वो फिक्स्ड हो तो फिर वो ऐसे ही प्रोड्यूस करती है, एक तरफ से फिक्स्ड है ना तो एक तरफ से वो खुली भी होगी ऐसे, और लेकिन अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड हो तो ऐसे ही प्रोड्यूस होती हैं, बंद हो जाएगी आगे से भी ऐसे करके। सही है। अब जब वो फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स होएंगी तब नंबर ऑफ एंटी नोड्स एक ज़्यादा होगा, एक दो तीन, इसके अंदर सॉरी एक दो तीन, एक दो तीन चार, हाँ, तो नंबर ऑफ नोड्स एक ज़्यादा होंगे। इसके अंदर 4 नोड्स हैं, नोड्स इसमें 4 हैं और इसके अंदर नोड्स 3 हैं। तो ये पूछ सकता है कि अगर ओपन एंड के अंदर नोड्स 3 थे तो क्लोज उसके अंदर कितने होंगे, तो क्लोज के अंदर एक उससे ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो हम कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है। अच्छा, ओपन पाइप का क्या मतलब होता है, ओपन पाइप का मतलब है एंड से ओपन, क्लोज पाइप का मतलब होता है एंड से भी क्लोज। एंड से क्लोज होगी तो एक एक्स्ट्रा नोड होएगी और एंड से ओपन होएगी तो एक कम नोड होएगी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। और इसके अंदर प्रोग्रेसिव फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे का मल्टीपल होती हैं। अगर ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो पहली फ्रीक्वेंसी होएगी उसकी स्टेशनरी वेव्स की, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जो अगली आ रही होंगी, जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगी f1 का, NF1 जो अगली आ रही हैं, वो उनको हम कहते हैं हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स। अब वो अगर बोले सेकंड हार्मोनिक्स या सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन का ये मतलब नहीं F2, सेकंड ओवरटोन का मतलब है F2, F3, F सो ऑन। तो सेकंड ओवरटोन कौन सी होगी, F3। तो इस बात का ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं, पूछते हैं सेकंड ओवरटोन, वो F2 निकाल लेते हैं। तो सेकंड ओवरटोन का क्या मतलब है, सेकंड ओवरटोन का मतलब है F3, थर्ड का मतलब है F4। तो ओवरटोन अगर आए तो ये करना है, और अगर वो डायरेक्ट F2 F3 पूछे फिर तो आपको समझ लग ही जाएगी। सही है। फिर फार्मूलाज जो मैं कह रहा था, फार्मूलाज कौन से थे, अगर पाइप ओपन होगा और अगर पाइप क्लोज होगा, पाइप ओपन, पाइप क्लोज्ड। पाइप क्लोज मैंने बता दिया किस तरह का था, पाइप ओपन किस तरह का था। पाइप ओपन होगा तो उसकी लेंथ का फार्मूला इस तरह है, लेंथ का फार्मूला ये है, पाई बाय 4। ठीक है। और अगर पाइप क्लोज्ड होगा तो इसकी लेंथ का फार्मूला है n लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, उसकी वेवलेंथ। ठीक है। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी हमने F1 देखी थी, वो इसकी निकलेगी V/2L से, और इसकी निकलेगी F = V/4L से। इसकी हार्मोनिक्स जो नेक्स्ट होंगी वो होंगी इसका, इस F का अगली, मतलब अगर मैंने F2 निकाली हो तो वो होगी 2F, F3 निकाली हो तो वो होगी 3F, लेकिन इसकी वो होंगी कॉमन मल्टीपल्स NF, और इसकी जो होंगी वो होंगी इसका ऑड मल्टीपल्स, ये 3F आएगा, फिर F3 होगी 5F, इस तरह करके सो ऑन। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सारा आपने याद कर लेना किस तरह था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज़ 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप, तो वो 2 टाइम्स होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप के। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इन ओपन पाइप इज़ 2 टाइम्स, ओपन एट बोथ हैंड्स या क्लोज्ड एट बोथ हैंड्स। ठीक है ना, तो वो 2 टाइम्स ज़्यादा होती हैं इससे। टू टाइम्स
ग्रेटर, मतलब हमने पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था कि एक में थी 2f और f में इस तरह नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ओपन पाइप इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ हार्मोनिक्स क्लोज्ड पाइप। ठीक हो गया। और ओपन और क्लोज का क्या मतलब है? अगर तो बोथ हैंड से ओपन होगा, बोथ हैंड से ओपन होगा तो कैसे होगा? ऐसे। बोथ हैंड से क्लोज होगा तो कैसे होगा? ऐसे। एक हैंड से ओपन, एक हैंड से क्लोज, ऐसे। और जो मैंने फार्मूला कराए थे वो एक जो ओपन थे वो इसका मतलब था एक एंड से ओपन है, और जो क्लोज थे और वो उसका मतलब है दोनों एंड से क्लोज हैं। फिर द ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप बिहेव्स एज एंटी नोड वाइल द क्लोज्ड एंड बिहेव्स एज नोड। ठीक है। इसके बाद आता है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर बस 4 चीज़ें जो आपने याद रखनी है। 4 चीज़ों में क्या आता है? जब पहले 2 केसेस पर 6 चीज़ें हैं बल्कि इसके। जब सोर्स मूव करेगी, सोर्स, तब आपने क्या करना है? जब हमेशा सोर्स मूव कर रही होगी तब आपने डिनोमिनेटर को छेड़ना है। अब डिनोमिनेटर को कैसे छेड़ना है? जब सोर्स हमारे पास आ रही है, कोई साउंड की चीज़ हमारे पास आ रही है, तो आप अब कॉमन सेंस लगाओ कि उसकी साउंड हमें इंक्रीजिंग सुनाई देगी। अब इंक्रीजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने बोला डिनोमिनेटर छेड़ना है। डिनोमिनेटर को हमें छोटा करना पड़ेगा कि बड़ा करना पड़ेगा? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए छोटा करना पड़ेगा ना, तो इसमें से माइनस करेंगे उसकी स्पीड और मल्टीप्लाई बाय एफ। अगर ये है जब मूविंग टूवर्ड्स यू, और अगर सोर्स दूर जा रही है, सोर्स दूर जा रही है इसका मतलब आवाज़ कम हो रही है, आवाज़ कम हो रही है इसका मतलब हमने उसका वो बढ़ा देना है, डिनोमिनेटर बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये होएगी अवे। फिर अगला आता है जब लिसनर इधर उधर जा रहा होगा। अब जब लिसनर मूव करेगा तब हमने उसका ऊपर वाला पोर्शन चेंज करना है, न्यूमिनेटर। तो जब लिसनर सामने जा रहा होगा उसके पास, तो वो करीब जा रहा है, उसके जब करीब जाएगा तो साउंड ज़्यादा होएगी। अब हमने न्यूमिनेटर को चेंज करना है। याद रखना, लिसनर के केस में न्यूमिनेटर चेंज करना। न्यूमिनेटर को हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा ना, तो इसको हम बढ़ा देंगे। यू इसकी वेलोसिटी है, तो नहीं ऐसे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जब वो दूर जा रहा होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर अब वो केस आता है जिसके अंदर दोनों आगे पीछे जा रहे होंगे। जब दोनों मूव करेंगे हमने दोनों के लिहाज से, अगर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ऊपर प्लस होगा, जो इसके जब लिसनर करीब आ रहा था तब हुआ था। और जब वो वो करीब आ रहा था तो नीचे माइनस हुआ था, तो ऐसे लिख देंगे। और जब चेंज होगा, दोनों दूर जा रहे होंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस तरह करके आपने ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। फिर ये डुप्लेक्स इफेक्ट कहाँ यूज़ होता है? ये होता है शिप्स के अंदर यूज़ होता है, सबमरीन्स के अंदर। इनकी डिवाइस को हम कहते हैं सोनार डिवाइसेस। सोनार डिवाइसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुप्लेक्स इफेक्ट। फिर ये और कहाँ यूज़ होता है कि हमें अगर पता करना हो रडार्स के अंदर। रडार्स कैसे पता करते हैं? अगर जहाज़ दूर जा रहा है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अगर जहाज़ करीब आ रहा है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम शिफ्ट पढ़ते हैं, व्हेन स्टार इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ देन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड रेड शिफ्ट इज़ प्रोड्यूस। अच्छा, ये शिफ्ट वाले सवाल बहुत आते हैं। जब स्टार इज़ मूविंग अवे तो आता है रेड शिफ्ट, और अगर स्टार करीब आ रहा है, स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, तो आता है ब्लू शिफ्ट।
और ये शिफ्ट भी अगर याद रखना तो कैसे याद रखना है इसके स्पेक्ट्रम से। रेड की सबसे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्टार इज़ मूविंग अवे, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम तो रेड शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से ज़्यादा होती है इसलिए ब्लू शिफ्ट। तो ये फ़र्क है। मैंने सारी चीज़ें इस तरह याद की हैं, उसी तरह मैंने आपको भी बता दी हैं। याद रखने के लिए बड़ी आसानी होगी अगर इस तरह या स्टेप बाय स्टेप और इस तरह चीज़ें याद करके कि ये इसकी छोटी फ्रीक्वेंसी, इससे आपको दो चीज़ें याद हो जाएंगी कि रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो आपको स्पेक्ट्रम भी याद हो जाएगा इससे। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो रेड, जब वो स्टार दूर जा रहा है तब रेड शिफ्ट आता है, स्टार करीब आ रहा है तब ब्लू शिफ्ट आता है। तो यहाँ पे ये हो गया चैप्टर पूरा। इस चैप्टर के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें करा दी हैं जो कि NET या एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी। और ये चैप्टर सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, वो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें याद रखनी है कि हार्मोनिक्स वाली चीज़ें, क्योंकि इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसको रिवाइज़ करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक दफ़ा पढ़ा दिया, आपने इस दफ़ा इसको खुद भी रीड करना है ताकि आपको वो चीज़ें पक्की हो जाएँ जो मैंने बताई हैं। बार बार वो चीज़ें भी देख लेना जो मैंने बताई हैं। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। फिर अब थोड़े से लेक्चर रह गए हैं, 4 टोटल चैप्टर रह गए हैं फ़िज़िक्स के, फिर हमारा फ़िज़िक्स भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।